मेरा नाम है गुलजार अली और आप देख रहे हैं द केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल, जहाँ पे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि जो इस दफ़ा MD-CAT का जो सिलेबस है उस केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल से एक चैप्टर अपलोड हो चुका है, आपको मिल भी चुका है। तो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर 2। तो वो लाइट गई, अभी लाइट, हाँ जी, तो लाइट गई थी, दोबारा हम आ गए। तो चैप्टर 1 हमने पूरा किया था। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब उसमें जो आउटलाइन है पहले है कि भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्लांट्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बातें होंगी। अब द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। द एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि जो पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन उससे पहले हम एटम के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई एटम क्या है। अब एटम का डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है 2-3 साल पहले, तो वो आप देख लें। लेकिन फिलहाल एटम के बारे में इतना आपके लिए जानना जरूरी है कि एटम इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का जो पेचीदा मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एटम। अब एटम में इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हमारा काम इन तीनों से चल जाएगा। अब इन तीनों में से भी हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। अब यहाँ थोड़ा मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको समझाता हूँ ताकि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसके थ्रू ही समझ में आएगी, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे सवाल 1-2 आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें, सवाल है कि द E/m of cathode rays is maximum for oxygen, nitrogen, chlorine, T और FC, ठीक है। ये सवाल। दूसरा सवाल, the E/m of positive rays is maximum for option A nitrogen, oxygen, fluorine और FC, ठीक है। इन्हीं 2 सवालों से हम बात आगे बढ़ाएंगे। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये जे थॉमसन और जो एक्सपेरिमेंट है इसे बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या से बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको डिजाइन किया था हेनरिच गेजलर ने, ठीक है। डिजाइन्ड बाय हेनरिच गेजलर। देखें जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है उसके पीछे बहुत सारी कंट्रीब्यूशन होती है, बहुत सारे लोगों का। जैसे यहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं दे रहा हूँ, मेरे साथ कई और साथी हैं, पूरी टीम है जिनके थ्रू ये सिस्टम चल रहा है। तो हमें सिर्फ वही दिखाई देता है जो सामने होता है, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है वो भी बड़े काम होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। हैविंग 2 मेटल प्लेट्स, 2 मेटल प्लेट्स हैं। उन मेटल प्लेट्स को नाम दिया गया
इलेक्ट्रोड्स का। अब वो जो थे कनेक्टेड थे विद हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब हाई वोल्टेज सोर्स के साथ थे तो एक जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ था, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ था। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ था उसका नाम रखा हमने कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ था उसका नाम रखा एनोड। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। अब यहां पे एक और सवाल, गैसेस कंडक्ट करंट एट हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, डी और, ठीक है। तो अब ये बातें at ordinary pressure there is no change, no discharge in the tube. अब tube was connected with वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप का काम क्या है भाई? प्रेशर मेंटेन करना, ठीक है। मेंटेन एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अब कोई चेंजिंग नहीं थी। मिसाल के तौर पर यहां पे मैं बनाऊं, देखना ये और ये, ठीक है। यहां हमने वैक्यूम पंप लगा रखा था। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे नाम दिया गया कैथोड का, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे नाम पॉजिटिव टर्मिनल गुने जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था इलेक्ट्रोड। अब ऑर्डिनरी प्रेशर पे कोई चेंज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर कम होता गया ट्यूब के अंदर कुछ तब्दीलियां रोनुमा होती हुई दिखाई देने लगी। जैसे कभी ट्यूब का दर रोशन, कभी दीवार रोशन, कभी एक कॉलम बन गया। चलते चलते जब प्रेशर पहुंचा एक फिक्स्ड वैल्यू तक, और ये फिक्स्ड वैल्यू काफी दफा एंट्री टेस्ट में आता है, तो एट 0.001 mmHg, mm मिलीमीटर, Hg मर्करी, rays were moving, rays were observed, कुछ श्वाएं दिखाई देने लगी जो कहां से कहां जा रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ। कहां से कहां? कैथोड से एनोड की तरफ। तो साइंसदानों ने नाम दिया कैथोड रेज। They were named as cathode rays. Moving from cathode to anode, named as cathode rays. इसको क्या नाम दिया गया मेरे भाई? इसको नाम दिया गया कैथोड रेज का। They were named as cathode rays. अब इन रेज की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। These rays emerge normally and can be focused. अब यहां जो नॉर्मली है वो नॉर्मली आम नहीं, वो नॉर्मली है मींस दे आर, जैसे ये है, ये यहां से यू निकल रही है तो देयर इज एन एंगल ऑफ 90, सो इट इज सेड टू बी दे इमर्ज नॉर्मली। उसके अलावा दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि इनके आप बीच में कुछ रखेंगे तो उसका शेडो इसके बिल्कुल सामने बनेगा, जैसे लाइट चलती वैसे ही चलते हैं, ठीक है।
दे हैव काइनेटिक एनर्जी, चल रहे हैं, और कोई भी चीज चलती है अगर किसी के ऊपर टकराती है तो वहां पे फोर्स पैदा करती, वहां पे फोर्स लगाती है, उसके नतीजे में अगर वो फोर्स किसी एरिया पर है तो वो प्रेशर पैदा करती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर। ठीक है। उसके अलावा इन रेज को जब फील्ड से गुजारा गया तो दे शोड डिफ्लेक्शन। ठीक है, मान लो ये फील्ड है, ये प्लस, ये माइनस, तो तीन तरह की रेज, अगर कोई सीधी चली जाए इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, अगर कोई प्लस की तरफ मुड़ जाए तो माना माइनस चार्ज, माइनस की तरफ मुड़ जाए तो प्लस चार्ज। तो दे शो डिफ्लेक्शन in electric field and magnetic field which show they are charged, जिसकी वजह से पता चला कि ये चार्ज है। ठीक है, they have charge। अब ट्यूब का मटेरियल चेंज करके ये तजुर्बा दोहराया गया तो नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला सेम। तो इसका मतलब these rays are independent of followed path। हाँ, ये गलत लिख दिया मैंने। independent of material इसका मतलब मटेरियल जो भी रखेंगे कैथोड रेज सेम। तो इसका चार्ज टू मास रेशियो E/m, चार्ज टू मास रेशियो इज सेम फॉर ऑल। याद रखें मैं किसकी बात कर रहा हूं? कैथोड रेज का। और इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या है ये मुझे आप कमेंट करके बताएं कितना है। ठीक है, अब देखें यहां मैंने सवाल लिखा है कि E/m ऑफ कैथोड रेज इज मैक्सिमम फॉर क्या होगा? ऑल हैव सेम, क्योंकि कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सेम होता है। अब ये हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। अब इससे 2-3 सवाल आते हैं मेरे ख्याल में, 1-2 साल पहले मिलिट्री टेस्ट में सवाल आ चुका है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज बेस्ड ऑन डैश कैथोड। ठीक है, मैंने छोटा कर दिया जुमला, वैसे बेस्ड ऑन, आगे ऑप्शन दे, परफोरेटेड नॉन परफोरेटेड बोथ नन ऑफ दीस। ठीक है, तो इसने जो यूज किया था, यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। क्या यूज किया था इसने? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है? ऐसा कैथोड जिसमें होल हो, उस कैथोड को क्या बोला जाएगा मेरे भाई? परफोरेटेड कैथोड। आपके टेस्ट की डेट आ चुकी है, ठीक है, उसको मत करें। हैविंग होल्स, ठीक है, मींस तो इसने क्या देखा? सम rays were moving in a direction of opposite of cathode rays। कुछ रेज मूव कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड के, जिसको उसने नाम दिया एनोड रेज, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। एनोड रेज, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। ठीक है, अब मान लो ये कैथोड है,
सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला था, ठीक है, यह वैक्यूम पंप। अब यहां से ये एनोड कैथोड का सेटअप समझ लो, ये कैथोड जा रही थी, तो कैथोड रेज की अपोजिट में कुछ रेज दिखाई दी जिनको नाम दिया गया, बोलो, एनोड रेज, पॉजिटिव रेज के नाम, ठीक है। अब ये रेज प्रोड्यूस कैसे होंगी, या चलो इसकी प्रॉपर्टीज, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से पता चला कि इसके ऊपर चार्ज है। अब यहां मैंने चार्ज नहीं लिखा, लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज, और इसका पता चला पॉजिटिव चार्ज। अब ये रेज डिपेंड करती हैं ऑन मटेरियल ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के मटेरियल के ऊपर, कि ट्यूब के अंदर मटेरियल क्या है, ठीक है। अगर ये उसके ऊपर डिपेंड करती है तो E/N इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखो मास नीचे है, तो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका E/N कम होगा, एंड इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास। तो अब यहां जो मैंने सवाल लिखा था कि भाई E/N फॉर पॉजिटिव रेज मैक्सिमम किसका होगा, जिसका मास कम है, तो देखो सबसे कम मास किसका है, नाइट्रोजन, ठीक है। इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। अब यहीं पे एक मैं सवाल लिखूं कि the E/M of proton, electron and E/M of proton, electron and hydrogen for positive rays will be in order of, अब जगह कम के चक्कर में लैंग्वेज मैंने थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, ठीक है। P+ लिख रहा हूं मैंने प्रोटॉन, ठीक है। तो बताएं, इसमें सोच के बताएं। अब देखिए इन रेज की ओरिजिन क्या है, व्हाट इज ओरिजिन। अब ये रेज प्रोड्यूस कैसे हुई, चार्ज टू मास रेशियो क्यों है। अब देखें दीज रेज वर प्रोड्यूस्ड due to ionization caused by cathode rays। कैथोड रेज ने आयोनाइजेशन की, उसके नतीजे में ये रेज प्रोड्यूस हुई। मान लो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकला,
नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन सारों में नेगेटिव चार्ज है, सारों का चार्ज सेम, सारों का मास सेम, तो माना इन सारों का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, सेम होगा। समझ लें ये है कैथोड रेज। अब इसकी वजह से जो पीछे बचा पॉजिटिव पार्टिकल, द पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल व्हिच इज लेफ्ट, तो अब इसका चार्ज 1, इसका चार्ज 1, इसका चार्ज 1, लेकिन सारों का मास चेंज है, तो चार्ज टू मास की क्या निकलेगा, चेंज। तो इसीलिए कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो हर किसी के लिए सेम होता है, जबकि पॉजिटिव रेज का चार्ज टू मास रेशियो हर किसी के लिए क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है जी, समझ गए होंगे? क्या कोई कंफ्यूजन है? देखें, आप इसको नोट करें। हाँ जी, देखें तो हमने आज जो पढ़ा है, या जो आज हमने पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि भाई एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज के बारे में देखा। और उस डिस्कवरी में हमने ये देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया था, और उसमें जो प्रेशर था, प्रेशर वाला पॉइंट याद करने कितना है, 0.001 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और उसमें जो कैथोड रेज हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो हर किसी मटेरियल के लिए अलग अलग है। फिर हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी, तो उसमें जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, और वहाँ जो चार्ज टू मास रेशियो था हर किसी मटेरियल के लिए अलग अलग आ रहा था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका आ रहा था, हाइड्रोजन का आ रहा था। आई होप ये आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, डिटेल में देखते रहें लेक्चर, पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुलजार अली है, और आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो है द केमिस्ट्री क्लासरूम। ठीक है, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, एमडीकेड केमिस्ट्री पोर्शन 2025 का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसको मेरी कोशिश है कि मैं उसको सिलेबस को अपलोड करूं। तो हम उसमें से पहला चैप्टर पूरा कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर का भी एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो रिवीजन आप करते रहें, जितनी रिवीजन आपकी होगी उतना आपको अच्छा होगा। अगर किसी बच्चे को ये आता है तो इसकी स्पीड आप बढ़ा के देख लें, लेकिन देखें, पूरा देखें, और इसको दूसरों को भी फॉरवर्ड करें जिन्होंने सपोज रिवीजन जो करना चाहते हैं, या जिन्होंने कोई कोचिंग क्लास वगैरह या अकेडमी पे ज्वाइन नहीं की। ठीक है, थैंक यू। अब सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझनी है। ठीक है, तो उन टर्म्स में पहली जो टर्म है हमारे पास वो है वेव लेंथ। ठीक, वेव लेंथ को जाहिर करते हैं लैम्डा से, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक, अब वेवलेंथ को कैसे डिफाइन किया जाता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स। अब ये डेफिनेशन शायद आपने पढ़ी हो, शायद ना पढ़ी हो। ठीक है, दो एक जैसे पॉइंट्स के बीच का जो मुफासला है, उस मुफासले को क्या बोला जाएगा? वेवलेंथ। ठीक है, अब वेव होती हैं दो तरह की। एक वेव को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव, दूसरी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हम यहाँ केमिस्ट्री में डील करते हैं ट्रांसवर्स वेव को। तो यहाँ पर हम जो वेवलेंथ डिफाइन करते हैं वो करते हैं
कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, दो कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव माना लगातार क्रेस्ट के बीच का मुफासला, लगातार ट्रफ के बीच का मुफासला, उसे बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, अब क्रेस्ट क्या है, ट्रफ क्या है आप जानते होंगे, खाली मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। इसे नशे को फराज कहते हैं। ठीक, नशेब माना नीचे, फराज माना ऊपर। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई बारिशों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, माना जो इलाके नीचे थे ज़ेरे आब पानी के ऊपर आ गए। तो अब ये जो बेस लाइन से ऊपर वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। तो ये क्रेस्ट होगा, ये फिर ट्रफ होगा। तो दो क्रेस्ट के बीच का मुफासला या दो ट्रफ के बीच का मुफासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। कंडीशन क्या है कि ये कॉन्सेक्यूटिव हो, लगातार हो, एक के बाद दूसरा हो। अब यहां मैंने लिखा है आइडेंटिकल पॉइंट, एक जैसे पॉइंट। सेम केस अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जाएंगे तो वहां क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होते, वहां होते कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। तो वहां पर डेफिनेशन हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। ठीक है, अब वेवलेंथ को छोटी होती है तो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, मीटर में नापते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, ये याद कर लो, 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद दूसरी टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अब साइकिल्स से मुराद क्या है, साइकिल से मुराद आप वाइब्रेशन भी कह सकते हो, साइकिल से मुराद रोटेशन भी कह सकते हो। तो एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस हो, जितनी रोटेशन हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। इसके बाद है वेव नंबर। वेव नंबर को जाहिर करते हैं न्यू बार से। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस, या ऐसे बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। जैसे फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर में जो टाइम लगे दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी जो है मेजर्ड की जाती है, यूनिट है इसका मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, अब ये और वेव नंबर का यूनिट क्या है, पर मीटर, 1/मीटर और मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन थी। अब हम जाते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये है टॉपिक सिलेबस में, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कहीं से लाइट इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो कंटीन्यूअस नहीं होगी। इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नॉट कंटीन्यूअस। ये क्या बात हुई, आप बोल रहे हैं कि सपोज ये बल्ब जल रहा है, आपको लग रहा है कि ये मुसलसल जल रहा है, लेकिन अगर आप हाई मेगापिक्सल कैमरा से इसको देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए ये बंद भी हो रहा है, लेकिन ये खुलना बंद होना इतना रैपिड है कि हमें फर्क नहीं लग रहा कि ये कब खुला कब बंद हुआ। तो सेम केस लाइट की जो इमिशन है या एब्जॉर्प्शन है वो कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है,
और वो डिसकंटिन्यूअस एक फिक्स्ड अमाउंट्स में है और उन्हें बोला जाता है कॉल्ड एज क्वांटा। क्वांटा है जमा के लिए, क्वांटम है वाहिद के लिए, अकेले के लिए, ठीक है। और इसने बताया कि एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, माना फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बराबर और कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू। H क्या है, दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है 6.625 into 10 power minus 34 जूल सेकंड। अब ये सवाल फिजिक्स में आता है कि भाई डायमेंशन के हवाले से, डायमेंशन मेरे ख्याल में तो सिलेबस में नहीं, लेकिन जब था तो ये पूछा जाता था कि भाई किसकी डायमेंशन सेम है, पेयर ऑफ डायमेंशन पूछा जाता था कि भाई किसकी डायमेंशन सेम है, तो उसमें ये सवाल बनता था कि भाई प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किससे मैच करती है, जूल सेकंड है, तो जूल सेकंड और किसका यूनिट है बताओ। हाँ टिक 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 टिक, जूल सेकंड है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब फॉर n क्वांटा तो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब n क्या है, n कोई नंबर है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 so on। 0 का मतलब क्या है, ना लाइट लिमिट हुई ना एब्जॉर्ब हुई। 1 का मतलब क्या है कि भाई एक क्वांटम जितनी यूनिट हुई 1 लगाएंगे तो 0 h न्यू 2 h न्यू 3 h न्यू सो ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 0 h न्यू 1 2 3 क्या ये नंबर कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। 1 2 3 4 5 आर दे कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस, सोचिए क्या ये नंबर कंटीन्यूअस हैं या ये नंबर कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस। ये नंबर आपको लग रहा होगा कंटीन्यूअस है तो बिल्कुल गलत लग रहा, अगर डिसकंटीन्यूअस लग रहा है तो बिल्कुल सही, अपने लिए तालियां बजाए। अब देखो क्या 1 के बाद 2 आता है, नहीं 1 के बाद 1.1 आता है, क्या सिर्फ 1.1 नहीं 1.01, क्या 1.01 1.001। तो देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 जिसको हम बचपन से कंटीन्यूअस समझ रहे थे, अगर वही कंटीन्यूअस नहीं रहा तो अब कौन कंटीन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब ये जो क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये हर जगह लगने लगा और दिस ब्रॉट रेवोल्यूशन इन साइंस, क्वांटाइजेशन। अब हमें पता है एज वी नो दैट, ठीक, न्यू जो बराबर होता है, न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा जानते हो वेवलेंथ है, c हमारे लिए नई शायद लग रही होगी हमें, यह है स्पीड ऑफ लाइट, कितनी है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो ये यहां अगर हम रख लें तो E इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन हो गई। अगर हम देखें hc, h भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि hc इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इक्वेशन बनेगी E इक्वल टू कांस्टेंट बाय लैम्डा। इक्वल टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी, तो E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब देखो ये इक्वेशन क्या बता रही है, दिस इक्वेशन shows that energy is inversely proportional to wavelength। वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा। अब इसमें एक दो प्रॉब्लम, बल्कि एक प्रॉब्लम आया हुआ है
आपको पता होगा, जो बच्चे पास पेपर्स देखते हैं, याद रखो पास पेपर करें। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आपको लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर्स देखिए। अब पास पेपर्स नहीं है तो आप देखें, मैंने चैनल पे काफ़ी पास पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, उसमें कोई भी पास पेपर उठा के देख लें आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और नीचे उसके PDF भी मैंने लगाया होगा, तो वो भी देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ये आप केमिस्ट्री के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। सपोज आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उस चैप्टर के पास पेपर्स में देखें, अगर आप वो सवाल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो इट मीन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यू हैव टू फॉलो द राइट ट्रैक। आपको सही ट्रैक फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 2 photons of wavelength 6000 angstrom and 3000 angstrom are emitted from different sources. Find their ratios in terms of energy. ठीक है, 2:1, 1:2, 4:1, none of these. देखें भाई, इसको सॉल्व करें, टाइम लें, ओके। अब देखो, ये है λ1, ये है λ2। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है E = hc/λ, ठीक है। अगर E1 है तो λ1 हो जाएगा, hc क्या है? कांस्टेंट है। और E2 किसके बराबर होगा? E2 होगा hc/λ2। रेशो करना है E1/E2, तो क्या होगा? hc/λ1 डिवाइडेड बाय hc/λ2। अब क्या करो, इसको कल्टी करो, कल्टी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा? E1/E2 hc/λ1 into λ2/hc। hc से hc क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो E1/E2 = λ2/λ1, ठीक है। तो λ2 किसके बराबर है? λ2 है 300, 3000, 6000, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 मींस 1:2, ठीक है। तो देखो कोई ऑप्शन ये है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, आज की टर्म्स, इसको आप नोट करें अच्छे तरीके। हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, वेव नंबर हो गया, वेवलेंथ हो गया, ठीक है, और इनकी रिलेशंस देखेंगे आपस में। और हम पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में यह है कि भाई लाइट एमिट या एब्जॉर्ब होगी तो एक डिस्क्रीट मैनर में होगी, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी, और उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा। उस फिक्स्ड अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? क्वांटम। अब क्वांटम की जो एनर्जी है, क्वांटम लफ्ज यूज होता है सिंगुलर के लिए, क्वांटा यूज होता है प्लूरल के लिए। अब क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। माना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट और इक्वल टू। कांस्टेंट यहाँ पर है h, जिसे बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है आपको पता होगी, 6.625 × 10⁻³ जूल सेकंड। और फिर यहीं से हमने डेरिवेशन की एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन, तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन बैठा इनवर्स में, ठीक है। ये सारी बातें लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है गुलजार अली और आप चैनल पे देख रहे हैं द केमिस्ट्री क्लासरूम। ठीक है, इस पे हम इकट्ठे हुए हैं। इस चैनल के थ्रू आपकी हमारी मुलाकात होती है, बातें होती हैं, लेक्चर डिस्कस होते हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है एमडी टेस्ट में, जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, एमडी गेट का, उसको पूरा करने का। और बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये हम कौन से बोर्ड वाले देखें, तो आप सारे बोर्ड वाले देख सकते हो, चाहे सन बोर्ड के हो, चाहे फेडरल के हो, चाहे पंजाब के हो, केपीके के हो, क्योंकि एक जर्नलाइज सिलेबस है और तकरीबन यूँ समझ लें कि 90% बातें सेम हैं। और मैं जो कवर करता हूँ, मैं ओवरऑल कवर करता हूँ कि उसमें अगर कोई बातें एक किताब में नहीं है तो किसी दूसरे में, दूसरे में नहीं है तो तीसरे में, तो मैं ओवरऑल मिल के बताता हूँ। तो आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आपको, तो आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगेंगे, आपको ये बेनिफिट देंगे, एडवांटेज देंगे। ठीक है, समझ गए? तो हम आज शुरू करते हैं। हमने पहला चैप्टर कर लिया है, दूसरा चैप्टर जारी है। तो दूसरे चैप्टर में हम आज पढ़ते हैं शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं शेल। शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट, या इसका दूसरा नाम है एनर्जी लेवल। ये आइडिया हमें रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक पाथ में घूमता है, जिसे शेल बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है, या एनर्जी लेवल बोला जाता है। डेफिनेशन क्या है? पाथ on which electron revolve around the nucleus। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? शेल बोला जाएगा। ये मान लो न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है तो इस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये दूसरा शेल है तो इस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये तीसरा शेल है मान। इसी शेल को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एनर्जी के हिसाब से ये लेवल बने हैं। कैसे एनर्जी के हिसाब से लेवल बने हुए हैं? पहला शेल है उसकी एनर्जी कम है, दूसरा शेल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तीसरा शेल है उसकी एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब, एनर्जी उसकी उतनी कम, जो न्यूक्लियस से दूर, एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा। ठीक है, अब शेल रिप्रेजेंट किए जाते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, और भी हो सकते हैं अगर एटम और डिस्कवर हो गए एलिमेंट। अब इन शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय 2n² फार्मूला। याद रखिए, ये आपको बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कितने आते हैं, याद है 2n²। जैसे कि पहला शेल है, फार्मूला लगाओ 2, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, कि L 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे एक मैं सवाल देखता हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस्ड इन L शेल 2, 4, 6 और। अब देखो क्या होगा, बोलो। अब देखो L में कितने आते हैं? 8 वाला ऑप्शन है नहीं, लेकिन मैंने लिखा है कैन बी प्लेस्ड। कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। 2n², n की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, 18 इलेक्ट्रॉन। के एल एम एन 2, 4 का स्क्वायर कितना है? 16, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे कम भी आ सकते हैं। अब ये हैं शेल्स। शेल क्या है? शेल्स आर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। शेल्स को आगे डिवाइड किया गया है किसमें? सब शेल में। और सब शेल कितने हैं हमारे पास?
4sp-d-f आ रहा है, दिखाई दे रहा है। S एब्रीविएशन है, किसका एब्रीविएशन है? S स्टैंड फॉर शार्प, आता है इंडस्ट्री क्लियर कट सवाल के भाई। S स्टैंड फॉर P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। ठीक है, अब शेल के अंदर सब शेल में इलेक्ट्रॉन है तो सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं याद रखो, S में मैक्सिमम आते हैं 2, P में 6, 4 का गैप है, D में 10 और F में 14। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये मैक्सिमम। अब ये जो नाम है ये कहां से लिए गए हैं? ये स्पेक्ट्रम से लिए गए हैं, स्पेक्ट्रा से लिए गए हैं। और स्पेक्ट्रा किसका? अल्कली मेटल्स का, स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, इट इज राइट फ्रॉम स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब यहीं से सवाल बन सकते हैं, जैसे यहां पे मैं लिखूं कि which is not possible, which is not possible। समझ में आएगा? 1s 2s 2p 3f। ठीक है, अब देखो पहला शेल है हमारे पास E, तो पहले शेल में सब शेल कितने होंगे? 1, और वो सब शेल कौन होगा? S। तो पहले शेल में है 1s। दूसरा सब शेल है L, तो L में सब शेल कितने होंगे? 2, 2s 2p। तीसरा KLM, तीसरे में सब शेल होंगे कितने? 3। कौन कौन से बोलो? 3s 3p 3b। अब देखो पहले में S है, दूसरे में S है, दूसरे में P है, क्या तीसरे में F है? नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यहीं पे मैं सवाल लिखूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s, चौथे शेल में 2, 6, 32 और बताओ क्या होगा इसका जवाब? अब देखो S किसी का भी हो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P किसी का भी हो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D किसी का भी हो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, उसके बाद है तो इसका जवाब क्या बनेगा? 2। KLMN, तो ये चौथा शेल है। तो चौथे शेल में सब शेल कितने? 4, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, 4 सब शेल। समझ में आ रही बात? तो अब इसके अलावा जो भी होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। क्या 1p है? देखो नहीं, 1p पॉसिबल नहीं। क्या 2p है? नहीं, 2p पॉसिबल नहीं। क्या 3f है? नहीं, पॉसिबल नहीं। अब ये थे शेल के अंदर सब शेल। ये जो मान लो एड्रेस है, जैसे हम किसी के एड्रेस बताते हैं कि भाई ये फलां बंदे को ढूंढना है पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान एक बड़ा इलाका है। फिर बोला कि भाई उसको ढूंढना है पंजाब में, पंजाब और छोटा इलाका पाकिस्तान के हिसाब से। फिर ढूंढना है कि भाई इस्लामाबाद के सेक्टर नंबर 4 में, अब और छोटा। अब तीनों में से कौन सी एड्रेस गलत है? आप बोलोगे सर तीनों से। या मिसाल के तौर पर कोई बंदा रहता है हैदराबाद में, सिंध में, सिंध वाली एड्रेस हो गई। फिर हैदराबाद में, तो सिंध हैदराबाद थोड़ा छोटा नहीं है। हैदराबाद के भाई बोले कि भाई पकोड़ा स्टॉप कासमाबाद, ये और छोटा हो गया। समझ में आ रही बात? तो अब शेल एक बड़ा रीजन है, सब शेल एक छोटा रीजन है, ऑर्बिटल और छोटा रीजन है। समझना, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल माना आप बिल्कुल करीब पहुंच गए। शेल में भी कौन इलेक्ट्रॉन, सब शेल में भी कौन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में भी कौन इलेक्ट्रॉन। तो
तो इसकी डेफिनेशन है कि रीजन वेयर, ये डेफिनेशन आ चुकी है भाई, चांसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, वो रीजन क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट। एक की स्पिन होगी क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, दूसरे की क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब ऑर्बिटल जब भी आपके ध्यान में आए, आपने एक डब्बा बनाना है और उस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ऐसे डंडे बनाने, ठीक है? दिस इज राइट वे। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट वे। ऑर्बिटल माना डब्बा हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन कैसी हो, कैसी भी हो, इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, हमसे पूछे थोड़ी चलेगा। तो या स्पिन होगी +1/2 या होगी -1/2। अब यहीं पे एक मैं सवाल यहां बनाऊं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D 2, 6, 8, 10, तो क्या टिक करोगे आप? 10। यही सवाल मैं ऐसे लिखूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल 2, 6, 10 और अब बताओ क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, सोचो। 2। याद रखो, ऑर्बिटल किसी का भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। चाहे S का ऑर्बिटल हो, उसमें भी 2, P का ऑर्बिटल हो, उसमें भी 2, D का ऑर्बिटल हो, उसमें भी 2, F का ऑर्बिटल हो, उसमें भी 2। समझ गए बात को या कंफ्यूजन है कोई? अब ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल्स एंड सब शेल्स क्या है? क्वांटम नंबर से एक फार्मूला भी आएगा, फिलहाल मैं आपको ट्रिक लॉजिक बता रहा हूं कि भाई जिसके भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका हाफ कर दो, 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो S में कितने ऑर्बिटल हैं, तो S में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, तो S में ऑर्बिटल कितना होगा? 1। P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, तो ऑर्बिटल कितने होंगे बोलो? 3। D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10, तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। F में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 14, तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 7। सेम केस L में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8, तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 4। शेल या किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स पता करने हो, ऑर्बिटल पता करने हो, तो इलेक्ट्रॉन्स को हाफ कर दो, यू विल गेट। ठीक है जी, इसको नोट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में हमने देखा है और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि भाई शेल किसे बोलते हैं, शेल का और नाम क्या है? शेल का नाम ऑर्बिट है, और क्या है? एनर्जी लेवल है। शेल में क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं। शेल किसे कहते हैं? वो रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमे, उसे शेल बोलते हैं। शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²
फिर शेल किस में डिवाइड होता है? शेल डिवाइड होता है सब शेल में। डिवाइड का ऐसा मतलब नहीं कि हिस्से बनेंगे, शेल के अंदर सब शेल। मिसाल के तौर पर हमारा घर के अंदर कमरे या घर के अंदर फ्लोर्स, ठीक है। सब शेल कितने होते हैं? 4 हमने पढ़े हैं, 4। अब तक हो सकता है अगर बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए, आर्टिफिशियल डिस्कवर हो या आर्टिफिशियली बन जाए, तो हो सकता है सब शेल बढ़ जाए। तो सब शेल 4 S P D F। S का एब्रीविएशन क्या है? किसका एब्रीविएशन है? शार्प। P किसका है? प्रिंसिपल। D किसका है? डिफ्यूज। F किसका है? फंडामेंटल। और ये सारे नाम कहां से आए हैं? ये नाम आए हैं इसके स्पेक्ट्रा से। किसके स्पेक्ट्रा से? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसे बोलते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हमने पॉसिबल पढ़ा, नॉट पॉसिबल कि भाई कौन सा शेल एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, वो भी पढ़ा। फिर शेल के अंदर हमने पढ़ा सब शेल के अंदर क्या आते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? कि भाई ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, उस रीजन को क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल बोला जाएगा, ठीक है। और ऑर्बिटल किसी का भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? ठीक है। फिर हमने शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालना सीखा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालना सीखा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मेरा नाम गुलजार अली है और आप और हम जिस चैनल पे मिलते हैं उसका नाम है द केमिस्ट्री क्लासरूम, ठीक है। हमने एक लेक्चर्स की सीक्वेंस शुरू की हुई है, उसमें आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसको आप देख लें। उससे आगे हम पढ़ते हैं n+l रूल, ठीक। n+l। अब देखो n+l में n क्या है? n जाहिर करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसको जाहिर करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l कहते हैं किसको? अज्यूमिथल क्वांटम नंबर। अब आपको याद होगा कि l की वैल्यूज 4 थी। l था 0, l था 1, l था 2, l था 3। 0 था तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था S P D F, ठीक है। ये रूल कहता है कि 2 शेल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई पहले किसको भरा जाएगा, किसको बाद में भरा जाएगा, ठीक है, तो हम उसका फैसला करेंगे n+l रूल के ऊपर, ठीक है। n+l रूल कहता है कि शेल्स हैविंग लोवेस्ट n+l वैल्यूज आर फिल्ड फर्स्ट। वो शेल जिनकी n+l वैल्यूज कम हैं उनको पहले भरा जाएगा, ठीक है। जिनकी n+l वैल्यूज कम हैं उनको पहले भरा जाएगा। यहां तक आ रहा है कोड पूरा, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जैसे which is filled first, ध्यान देना भाई, which is filled first 3p 2s 3d 5, ठीक है। तो कौन पहले भरा जाएगा? तो रूल क्या कहता है? आप क्या निकालें? n+l। n माना सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लिखा हुआ है इसका? 3, p लिखा हुआ 1, तो 3 + 1 4, 2 + 0 तो हो गया 2, 3 + 2 तो हो गया 5, 5 + 0 तो हो गया 5। अब सबसे कम किसका आया इसका? तो दिस विल बी फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। और सेम केस n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n+l कम तो एनर्जी कम। which is having
highest energy, which is having highest energy, क्या होगा देखो 5p 3d 4f 3b। अब क्या निकालोगे, n प्लस l निकाल लो। 5 प्लस 1 6 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया। अब किसका ज्यादा निकला बताओ, जिसका n प्लस l ज्यादा एनर्जी ज्यादा, n प्लस l कम एनर्जी कम, तो सबसे ज्यादा इसका निकला। ठीक है, अब if n plus l values are same, अगर n plus l values same है तो the one with lowest n value is filled first। वो जिसकी n plus l वैल्यू कम होगी उसे पहले भरा जाएगा, जिसकी n वैल्यू कम होगी उसे पहले भरा जाएगा। अब देखिए मैं सवाल लिख रहा हूं कि ध्यान देना, which set of pairs having same n plus l value, which set of pairs having same n plus l value, जैसे यहां पे मैं लिखूं 3p and 4s, 2p and 3p, 5s and 4p, d में मल्टीपल ऑप्शन को भी डाल दो। ठीक है, अब देखो क्या सवाल कह रहा है कि n प्लस l वैल्यू सेम कौन से पेयर की है, तो निकाल के देखना। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5। अब किसका सेम निकला बताओ, ए वाले जो पेयर हैं दोनों का सेम है, सी वाले पेयर हैं दोनों का सेम है, तो क्या बनेगा ए एंड सी। ठीक है, अगर सही आपने किया है तो अपने लिए तालियां बजाएं, नहीं तो कोई मसला नहीं, दूसरी तरफ सही हो जाएगा। अब ध्यान देना भाई, जागना। Which is filled first, which is filled first। ठीक है, 7s 6p 5d 4f। अब बताओ भाई क्या निकालेंगे हम, n प्लस l निकालेंगे। इसका क्या आएगा भाई, 7 प्लस 0 7, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7। तो क्या निकला बताओ भाई, सारों का n प्लस सेम है, n प्लस सेम है तो किसको भरा जाएगा, जिसका n कम हो, n कम हो तो n किसका कम है, इसका वजह से। ठीक है, समझ गए, n प्लस l रूल क्लियर हो गया, n प्लस l। इसके बाद जैसे यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। 3p एंड 4s, हमसे पूछा जाए भाई पहले किसको फिल करेंगे, तो n कितना है 3, n कितना है 4, l कितना है 1, l कितना है 0, तो n प्लस l इसका निकालें 4, n प्लस l इसका निकालें 4। तो अब पहले किसको भरा जाएगा, जिसका n कम हो, n प्लस l सेम है, n कम, तो दिस विल बी फिल्ड फर्स्ट। दूसरी मिसाल देखें, 5d 5p, पहले किसको भरेंगे, n प्लस l निकालें, n5 l2 n5 l1, इसका n प्लस l निकालो, 7 इसका n प्लस l निकालो 6, तो जिसका कम है दैट इज फिल्ड फर्स्ट। क्लियर है, तो ये था n प्लस l। ठीक है, इसको नोट करें। हाँ, तो n प्लस l रूल के बाद जो दूसरा हमारा रूल है दैट इज ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, अब ये जो ऑफ प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल दिया था
एक साइंसदान ने, अब हमें लग रहा होगा कि आफ्बा ये साइंसदान का नाम है, जैसे मिसाल के तौर पर न्यूटन का न्यूटन का नाम, डाल्टन का नाम, बॉयल्स का नाम, आफ्बा का नाम, लीचेटलियर का नाम नहीं। आफ्बा जो है ये जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब है बिल्डिंग। आफ्बा मींस बिल्डिंग अप, और आफ्बा जर्मन वर्ड है जिसका मतलब बिल्डिंग अप। ये दिया किसने दिया था? पॉली ने, गिवन बाय पॉली, वॉल्फगैंग पॉली। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट आ चुकी है भाई टेस्ट के सवालों में कि इलेक्ट्रॉन्स आर filled in various shells on the basis of increasing order of energy। इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ शेल्स में भरा जाएगा, किस बेस पर भरा जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको एंड में भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी उसे पहले भरा जाएगा। दैट इज लोवेस्ट एनर्जी शेल्स आर फिल्ड फर्स्ट। लोवेस्ट एनर्जी शेल्स को पहले भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे बाद में भरा जाएगा। अब इसके लिए एक सीक्वेंस बनती है, मिसाल के तौर पर पहले शेल में एक सब शेल है S, दूसरे में कितने हैं? 2S और P, तीसरे में कितने हैं? 3S P D, चौथे में कितने हैं? 4S P D F, पांचवें में कितने हैं? फिर 4 5S 5P 5D 5F, छठे में एक कम कर दो 6S 6P 6D, सातवें में और कम कर दो 7S 7B। अब मारो तीर, पहले किसको लगा? 1S, फिर 2S, फिर 2P 3S, फिर 3P 4S, फिर 3D 4P 5S, फिर 4D 5P 6S, ऐसे so on सीक्वेंस बनती जाएगी। अब आपको बताया कि भाई S में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? S में कितने आने? S में आने 2 से ज्यादा नहीं आने। P में कितने आने? P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? The distribution of electrons in various shells on the basis of energy। मुख्तलिफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना? एनर्जी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1, हीलियम 1s2, नाइट्रोजन 7 1s2, 2s2 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन 8 1s2, 2s2 2p4। ठीक है, सल्फर 16 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p4। ठीक है, मान लो पोटेशियम 19 क्या होगा? पॉज करो, कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक है, तो क्या होगा पोटेशियम का? पोटेशियम का होगा जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। नहीं, ज्यादा हो गए। 3s2 3p6 के लोग कितने हुए? 18 4s1। अब अगर आप देखें किसी की कॉन्फ़िगरेशन में उसकी नोबल गैस को छोड़ के भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर
यहां तक देखो, यहां तक कौन है? हीलियम, इसको छोड़ के आगे लिखो। यहां तक कौन है? नियॉन, तो मींस नियॉन लिखो, उसके बाद ये लिखो। यहां देखो, यहां तक क्या है? 3s2 आर्गन, तो मींस पोटेशियम को आप यूं भी लिख सकते हो, पोटेशियम 19 आर्गन, उसके बाद 4s1 आर्गन। अब दो एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। आती है क्रोमियम 24 कॉपर 29, क्रोमियम 24 कॉपर 29। सोचो 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 क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 18 तो यहां तक हो रहा है आर्गन, फिर 4s2 3d4। अब यहां पे स्टेबिलिटी के लिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूं कि स्टेबल कोई कब होता है? अगर या वो फुली फिल्ड हो, फुली फिल्ड नहीं तो क्या हो? हाफ फिल्ड हो। और s और d का जो एनर्जी डिफरेंस कम होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में जमने खेलते रहते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो 4s2 3d4, 4s2 स्टेबल है लेकिन 3d4 स्टेबल नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है कि कैन जंप। तो अगर आप इसको यूं करके लिखें तो बात बन जाएगी 4s1 3d5। देखो s स्टेबल है, क्यों? क्योंकि s हाफ फिल्ड है। d भी स्टेबल है, d भी क्यों? हाफ फिल्ड है। पहले एक स्टेबल था, अब दो स्टेबल हो गए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पेपरों में आ चुकी है। उसके अलावा यहां देखो आर्गन 4s2 3d9 लग रहा होगा। अब यहां भी देखो s2 स्टेबल है लेकिन d वाला स्टेबल नहीं। अगर आप इसको यूं करके लिखो तो 4s1 3d10, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप नोट करें। तो आज के लेक्चर में हमने जो देखा और देखेंगे कि हमने पढ़ा रूट्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन में n+l रूल पढ़ा। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है कि भाई n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर। रूल कहता है कि जिसका n+l कम हो उसको पहले भरा जाएगा। अगर n+l सेम है तो पहले किसको भरा जाएगा? जिसका n कम हो। फिर हमने ऑल्फा प्रिंसिपल देखा। ऑल्फा प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मुख्तलिफ शेल्स अवेलेबल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे किस हिसाब से? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, माना लोवेस्ट एनर्जी है उसको पहले भरा जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी वाले को बाद में भरा जाएगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और दो बड़े इंपॉर्टेंट हमने एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन किए, जहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाली सिचुएशन अप्लाई करते हैं। कहां? दो एटम्स पे याद कर लो इस एंट्री टेस्ट के लिए। एक याद कर लो क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गन लिखोगे, फिर 4s1 3d5। फिर दूसरा है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29, यहां लिखोगे आर्गन 4s1 3d10। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है गुलजार अली और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासरूम पर। ठीक है, तो हम यहीं पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस शुरू की हुई है, सीरीज शुरू की हुई है MTCAT के लेक्चर्स की। तो उसी सिलसिले में आज हम एक और लेक्चर के साथ आए हैं। ठीक है, पढ़ाई आप करते रहें, अपने काम रिवीजन करें ज़बरदस्त, और जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको देखें पूरा, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद टर्म है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब राइटिंग भी आपको बच्चों को समझ में आएगी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उन ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 है, d
डी में 5 है, एफ में 14। अब तक देखें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स में की, सब शेल्स में की, ऑर्बिटल्स को हमने एड्रेस नहीं किया, ठीक है। तो अब ऑर्बिटल्स को एड्रेस करने वाला साइंसदान था हुंड, इसे बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये रूल कहता है इन degenerate orbitals इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेटमेंट भी आती है भाई, टेंड टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स सिंगली। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है, एस तो एक है लेकिन पी में 3 है, तो इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहना पसंद करेंगे। इफ all orbitals are singly occupied, then pairing will be started। अगर सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होंगे तो उसी के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर अब यहां पे एक सवाल देंगे कि in P pairing starts from dash electrons 3, 4, 5 और अब हम इसके बारे में P को देखेंगे कि भाई P में कितने ऑर्बिटल हैं। P में ऑर्बिटल हैं 3। मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल माना एक बॉक्स, एक डब्बा ऐसे करके बना लें। P में हमने 3 बना ली। अब P में कितने ऑर्बिटल हैं 3, तो रूल कहता है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे तो 1, ठीक। अगर मैं इसमें यूं रख दूं ऐसे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं विद अपोजिट डिस्टेंस, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं तो पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी, तो ये ऑर्बिटल इधर जाएगा। एक और चाहिए, वो कहां जाएगा? इधर जाएगा। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, क्या इसमें पेयरिंग स्टार्ट हुई है? तो जवाब है नहीं। तो अब पेयरिंग कैसे स्टार्ट होगी? जब अगला इलेक्ट्रॉन है, अब अगला माना चौथा आएगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्या बनेगा? तो जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वहां तक नहीं, जुमला में जवाब, जिसमें जितने ऑर्बिटल हैं वहां तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, उससे नेक्स्ट से स्टार्ट होगी। जैसे s में 1 ऑर्बिटल है तो 1 से पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, 2 से होगी। p में 3 ऑर्बिटल है तो 3 से नहीं होगी, 4 से होगी। d में 5 है तो 5 से नहीं होगी, 6 से होगी। f में 7 है तो 7 से नहीं होगी, 8 से होगी। अब जैसे बोरॉन या कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो कार्बन की क्या होगी भाई? 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब कैसे करें? देखो ये क्या बनेगा भाई? 1s2 नहीं, हाँ 2px 2py 2pz, यहाँ भी लिख दो 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। ठीक है। अब देखो 2p2 तो कैसे लिखें? 2p2 1 2, अगर 7 लिख लेंगे तो ये किस हिसाब से गलत होगा? ये गलत होगा हुंड्स रूल के हिसाब से। 2p3 कैसे आएगा? 1 2 3, 2p4 1 2 3 4, 2p5 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो दिस इज Hund's रूल। इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल सिंगली, अगर सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल हो जाएंगे तो उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी स्टेटमेंट पॉली ने किया था, वॉल्फ्गैंग पॉली। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। ठीक है, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे 4, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर चारों सेम नहीं हो सकते तो कितने सेम हो सकते हैं जी? मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स आर सिमिलर, सेम। अब मिसाल के तौर पर हम लेते हैं हाइड्रोजन के लिए या हीलियम के लिए, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? -2, 1s2। अब देखो हीलियम है तो n देखो क्या है? n है 1, इसका भी n 1, l s लिखा हुआ है 0 0, l 0 तो m क्या होगा? 0, यहाँ भी m क्या होगा? 0। इसमें क्या होगी? +1/2, यहाँ भी क्या होगी? -1/2। अब देखो कितने क्वांटम नंबर इसके सेम हुए? 3। चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा? डिफरेंट। यहीं से पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, क्योंकि उनके दोनों क्वांटम नंबर क्या होंगे? स्पिन वाले चेंज होंगे। चले, अगर मैं डिफरेंट पे कर दूं, जैसे लिथियम ले लें 1s2 2s1, 1s और 2s का ले लें तो n भाई कितना है? n इसका 1, इसका n 2, l इसका s है 0, इसका l 0, l 0 तो m भी 0, m भी 0। स्पिन +1/2। ये अब देखो सेम में नहीं, अलग अलग है। ये दूसरे शब्द में, ये पहले शब्द में। सेम लिखो तो भी मर्जी, डिफरेंट लिखो तो भी मर्जी। तो कितने क्वांटम नंबर सेम हुए? क्वांटम नंबर सेम हुए, यहां कितने हुए? यहां हुए 3, यहां भी कितने हुए? यहां भी हुए 3। मींस चारों क्वांटम नंबर सेम होना नामुमकिन है। तो ये क्या है? ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को जबरदस्त रखें, बार बार रिपीट करें, याद रखें। जो जितना रिवीजन करेगा उसकी सक्सेस उतनी अच्छी होगी। मेरे लेक्चर आप देखें, दूसरों को भी सजेस्ट करें, सजेस्ट ना करें उनको बता दें, उनको फॉरवर्ड कर दें, ताकि उनके लिए किसी के लिए कोई आसानी हो तो मेरे लिए बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? तो आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि मैं भूल गया, हाँ, हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल पढ़ा है। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम उन ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फिर हमने इसमें एक रूल पढ़ा, हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल के लिए हमें पता होना चाहिए कि एस में कितने ऑर्बिटल हैं? 1, पी में कितने? 3, डी में कितने? 5, एफ में कितने हैं? 7। अब ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ शेल्स में नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाएगा? सिंगली, अकेला अकेला अकेला, आई भी अकेला, जाए भी अकेला। अगर सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हैं तो उसके बाद ही क्या स्टार्ट होगी? पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे एस में 1 के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एक ऑर्बिटल है, पी में 3 के बाद स्टार्ट हो जाती है, डी में 5 के बाद और एफ में 7 के बाद। उसके बाद हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई 4 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, तो ये चारों सेम नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा सेम कितने होंगे? 3। थैंक यू, देखें इसको पूरा।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम गुलजार अली है और आप मुझे देख रहे होंगे द केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल। ठीक है, इस पे हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जो पीएमसी का सिलेबस है। वो सारा केमिस्ट्री का पोर्शन मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ और उसी सिलसिले की एक कड़ी में आज मैं फिर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अगर सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग और रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। ठीक है, तो हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कितने क्वांटम नंबर हैं, क्या है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, क्या हम इसका सारा आज डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा बातें करने के लिए हम हेडिंग देते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स जैसे जमा से लग रहा है कि कोई नंबर होगा। अब ये क्या है? ये ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रॉन को पूरे तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, सेट ऑफ 4 नंबर्स that describe electron completely। 4 नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करे, ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाएगा? क्वांटम नंबर्स। तो यहां से पता चल गया 4। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर है एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, पढ़ाई अच्छी करें अपनी, सिलेक्ट होकर बताएं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, एज़्यूमिथल स्मॉल n और s, ये आ गई इनकी रिप्रेजेंटेशन। अब पहले की हेडिंग देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। अब ये क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बताता है? साइज के बारे में, और किसके बारे में बताता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कैसे? फार्मूला क्या है? 2n²। अब K L M N O P Q ये सारे क्या हैं? शेल्स हैं। तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सादा है, सिंपल है। अब जब एमसीक्यूज करने हैं तो आपने क्या देखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4। पॉजिटिव वैल्यू है, फ्रैक्शनल नहीं है, नेगेटिव नहीं, बस यही देखना है। नंबर 2, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर L। एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम है सेकेंडरी या सब्सिडायरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या बताता है? बहुत दफा ये सवाल आ चुका है एंट्री टेस्ट में, मैनी टाइम्स मैं लिख भी देता हूं कि एज़्यूमिथल gives idea about size, shape, energy, none of these। शेप ऑफ ऑर्बिटल का पता कौन देता है? एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट शेप। ठीक है, जैसे और ये कुछ वैल्यूज के थ्रू देता है। एल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 1 2 3। अब 0 है एल
तो इसका मतलब है आपके पास एस है और एस की शेप कैसी है, स्फेरिकल, ठीक है। L1 है तो इसका मतलब क्या है, P शेप कैसी है, डंबल। L2 तो D शेप डबल डंबल, आ रही डबल डंबल। और L3 है तो F है और F की शेप कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। अब आपने क्या करना है, मेरे साथ 2-3 दफा बोलना है, 0 1 2 3 बोलो, 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF, SPDF 0 1 2 3 0 1 2 3 SPDF, ठीक है। अब अगर कहीं पे L लिखा हुआ हो 0 तो आप मान लेंगे ये S है, या कहीं पे S लिखा हुआ है तो आप मान लेंगे L 0, ठीक है। 1 लिखा हुआ है तो P, 2 लिखा हुआ है तो D। अब नंबर ऑफ सब शेल्स किसी में निकालने हैं तो उसका फार्मूला क्या है, L इक्वल टू 0 टू n-1, ठीक है, 0 टू n-1। किसी शेल में कितने सब शेल होंगे ये उसका फार्मूला है। मान लो जैसे 4 शेल है, हमें मालूम करना है कि 4 शेल में कौन है सब शेल, कितने हैं सब शेल। तो अब देखो क्या तरीका है, 0 टू n-1। सबसे पहले आप निकालेंगे n-1 मींस 4 -1, 4 -1 के आगे 3। अब इसको शुरू करना है 0 से, तो 0 1 2 3। अब देखो कितनी वैल्यूज आ गई, याद रखो 0 इज अ वैल्यू, 0 इज अ सिंगल वैल्यू। 0 क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, तो कितनी वैल्यूज हैं 4। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कितने सब शेल होंगे 4। अब 0 है तो 0 का मतलब S है, 1 है तो 1 का मतलब P है, 2 है तो 2 का मतलब P है, 3 है तो उसका मतलब F है। समझ में आ रही है बात? दूसरा करते हैं, n इक्वल टू 3, तीसरे शेल में सब शेल कितने होंगे, तो फार्मूला क्या है, 0 टू n-1। तो क्या निकालेंगे, n-1, तो 3 -1 दैट इज 2। अब शुरू करेंगे 0 से n-1 तक, तो 0 1 2 3। बताओ कितनी वैल्यूज आई, 3। तो कितने सब शेल होंगे, 3। 0 है तो बताओ क्या होगा S, 1 है तो बताओ क्या होगा 2 1 है तो क्या होगा P, 2 है तो क्या होगा P। और हमें पता है कि तीसरे शेल में S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। अगर कोई बोले भाई n is equal to 2, तो दूसरे शेल में कितने सब शेल होंगे, करके देख लेते हैं। तो क्या निकालोगे, n-1 माना 2 -1 दैट इज 1। शुरू करो, L is equal to 0 1, कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज का मतलब हाउ मेनी सब शेल्स, 2 सब शेल्स। कौन से सब शेल होंगे बताओ, ये है S, ये है P। आखिरी n इक्वल टू 1, तो n-1 निकालोगे, n-1 मींस 1 -1 गिव यू 0। तो 0 से n-1 0, तो कितने हो गए, एक सब शेल, और वो एक सब शेल कौन होगा, 0 0। ठीक है जी, तो ये है L, दिस इज L। अब और आपने अब ये नोटिस किया कि L की वैल्यू क्या है, L की जो वैल्यू है न्यूमेरिकली नंबर के हिसाब से वो n से हमेशा कम। जैसे n अगर 4 है तो L की बड़ी से बड़ी वैल्यू 3 तक है। n अगर 3 है तो L की बड़ी से बड़ी वैल्यू कहां तक आएगी, 2 तक। n 2 है तो L की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1। ये बात ध्यान में रखिए, नेगेटिव नहीं है और हमेशा क्या है, कम है। तो यहां मैं लिख दूं कि L इज लेस देन n या n ग्रेटर। तो नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जाहिर करते हैं स्मॉल m से। ठीक है जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन को आप यूं समझें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन का मतलब है प्लेसमेंट इन स्पेस। मान लो ये मार्कर यूं पड़ा हुआ है, ये यूं भी हो सकता है, ये यूं भी हो सकता है, माना x एक्सिस पे भी हो सकता है, y एक्सिस पे भी हो सकता है, z एक्सिस पे भी हो सकता है, या इन्हीं x एक्सिस में किसी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी कैसे वैल्यूज निकालें, तो इसका एक फार्मूला है m = -L 0 to +L।
या इसको मैं शॉर्ट करके लिखूं तो ये होगा m इज इक्वल टू 0 या प्लस माइनस l टू 0, ऐसे कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम f से। f के लिए l की वैल्यू क्या है 3, तो अब m कहां से शुरू करोगे, m होगा प्लस माइनस 3 इंक्लूडिंग 0। तो देखो क्या होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ओरिएंटेशन हैं या 7 ऑर्बिटल हैं। अब मुझे ये बताओ इन तीनों में से, इन सातों में से कौन बड़ा कौन छोटा, विच इज बिग विच इज स्मॉल। ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये ऑर्बिटल है। याद रखो एवरी सिंगल वैल्यू m इज अ सिंगल ऑर्बिटल। सिंगल वैल्यू ऑफ m इज अ सिंगल ऑर्बिटल। m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल है। m-3 माना एक ऑर्बिटल, m-2 माना एक ऑर्बिटल, m0 माना एक ऑर्बिटल, m+3 भी एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अगर यहीं पे मैं लिखूं कि d माना है -2, तो क्या बनेगा n -2 -1 0 +1 +2। काउंट कितनी आ गई वैल्यूज भाई, हेलो मेरे भाई, देखो कितनी हो गई 5। अगर यहीं पे मैं लिखूं p का मतलब n 2 n 1, तो क्या होगा m -1 0 +1। कितनी वैल्यूज हो गई 3। अगर मैं लिखूं s l 0, तो क्या होगा m 0। कितनी वैल्यूज हो गई सिर्फ 1। तो एक ऑर्बिटल। तो समझ में आया कि m की वैल्यू का मतलब क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा। m की वैल्यू का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल। उसके बाद चौथा क्वांटम। और दूसरा आप देखें कि यहां जो भी वैल्यू m की है वो l की वैल्यूज का प्लस माइनस इंक्लूडिंग 0। ठीक है, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन की दो किस्म की स्पिन हो सकती हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। +1/2 -1/2। बस यही बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसको देख लें आप। हाँ जी, तो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा है। अब इन क्वांटम नंबर्स के ऊपर हम सवाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल है कि हाउ मेनी electrons can have n3 l2 m0 2 3 10 6। अब देखो सवाल पढ़ो, टिक 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 टिक। अब देखो तीसरा शेल n 3 l2 मतलब 3d। अब आगे m भी है, आगे क्या है m भी है, और m का मतलब क्या है ऑर्बिटल। और m की कितनी वैल्यूज हैं 0 0 का मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो क्लियर है। दूसरा सवाल देखो, इफ n4 l3 the number of m values 5 10 14 none of these। अब देखो n है 4, l है 3, l3 का मतलब क्या है f। तो l3 का मतलब f, तो इसका m वैल्यू क्या निकलेगा -3 से +3 के बीच में। -3 से +3 के बीच में, तो क्या इसको मैं ऑप्शन को एक को चेंज कर दूं, नन ऑफ दीज है। चलो ठीक है, -3 से +3 के बीच में तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। कितनी वैल्यूज निकलेंगी 7।
समझ में आ रही बात? इसके अलावा देखो, if n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to 0, 1 plus how many electron can have these quantum numbers? 2, 4, 6, 10. अब देखो पढ़ो, N4 माना चौथा शेल, L2 माना D पर पहुंच गए, आगे आ गया M वैल्यू जहां भी आ जाए इसका मतलब है एक ऑर्बिटल। M की हर एक वैल्यू का मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल। अगर M की कितनी वैल्यूज है देखो, 2, तो 2 ऑर्बिटल में एक में कितने आएंगे? 2, तो 2 में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 4। समझ में आ रही बात या कंफ्यूजन है कोई? एक और सवाल देखो, इफ n is equal to 3, l is equal to 2, the electron that have clockwise spin 5, 10, 7, 6। अब देखो N3, L2 का मतलब है D। अब आगे M के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है, तो मींस D में देखेंगे। लेकिन आगे सवाल है कि क्लॉकवाइज स्पिन, अब D में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं मेरे भाई बताओ? D में इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, तो उस 10 में क्या होगा? 5 की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, 5 की स्पिन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? 5। ठीक है, सेम केस यहां पे मैं लिखूं कि which set of quantum numbers is are not possible। क्वांटम नंबर का कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है? मैं लिखूं n, l, m स्पिन। अब ऑप्शन मान लो ये a, ये b, ये c, ये d, 4, 3, -2 + 1/2, 4, 2 + 2 -1/2, 3, 0, 0 + 1/2, 4, 4 -3। देखो कौन से पॉसिबल है। अब पॉसिबल नॉट पॉसिबल में आपने क्या देखना है कि सबसे पहले तो आप स्पिन चेक कर लें फारूकी, स्पिन से सेट है 1/1/1/1 माना स्पिन में गड़बड़ नहीं। अब शेल चेक करें, शेल n सालों का सही। अब n और l में क्या देखना है आपने? n और l में आपने ये देखना है कि n और l बराबर नहीं होने चाहिए, l हमेशा छोटा होना चाहिए, n और l बराबर नहीं होने चाहिए, l हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ देखो छोटा है, ओके है, ओके है, ओके है, ये गड़बड़ आ गई, ये गड़बड़ आ गई, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये करेक्ट। ठीक है, और आगे देख लें, छोटा है ये L3 तो m क्या होगा? -3 + 3 के बीच में, L2 तो -2 + 2 के बीच में, 0 तो 0, तो ये आपका ऑप्शन सही है। समझ में आ रही बात? तो हमने आज सवाल किए क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने देखा और हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि भाई क्वांटम नंबर्स 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें प्रिंसिपल भी आएगा, अज्यूमिकल भी आएगा, मैग्नेटिक भी आएगा और स्पिन भी आएगा। फिर हमने किया कि भाई अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो अज्यूमिकल का के साथ उसका क्या रिलेशन है, अज्यूमिकल का मैग्नेटिक के साथ क्या रिलेशन है। फिर हमने पॉसिबल नॉट पॉसिबल वाले भी सवाल किए, और फिर हमने देखा कि अगर m वैल्यू गिवन है तो m वैल्यू से हम इलेक्ट्रॉन्स तक किस तरह पहुंचेंगे, हम l वैल्यू से इलेक्ट्रॉन्स तक किस तरह पहुंचेंगे, और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं या जिनमें आपको मसला हो सकता है, वो सारा कुछ हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से, गौर से, अटेंटिव होकर देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।